નમસ્કાર. આજે મૂવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીમાં પ્રકાશભાઈ આપણા સામે અત્યારના જે રાજનૈતિક પરિસ્થિતિ છે એની ઉપર ચર્ચા કરશે. બધાના બિગર ઓડિયન્સને હું સ્વાર્થમાં રાખીને હું હિન્દીમાં સ્વિચ ઓવર કરી રહ્યા છું. તો પોલિટિકલ સિચ્યુએશન્સ દેશમાં વિદેશમાં ઘણું બધું પરિવર્તન થઈ રહ્યા છે અને એ વધારે ચર્ચા થવું જોઈએ. અને આવતા દિવસોમાં અમે એમએસડીના આપણે બધા લોકોને ભેગા થઈને પણ આપણે ચર્ચા કરીશું, વિચારી રહ્યા છે. ટેકનિકલી એને પોસિબલ કરવા માટે આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છે. પણ હાલ ગુજરાતમાં પણ બહુ પરિવર્તન થઈ રહ્યા છે. એક તો મ્યુનિસિપાલિટીની ઇલેક્શન થઈ ગયા, પછી જિલ્લા પરિષદોનું પણ ચૂંટણી થઈ ગયા, બધામાં બીજેપી લગભગ જીતી ગયા. એને પછી બજેટ પણ પાસ થઈ અને બજેટના ઘણા બધા પાસું જે છે એની ઉપર આપણે બધા ચર્ચા કરીશું. મીનાક્ષીબેન જોશી એની ઉપર અભ્યાસ કર્યા છે, એ થોડું પહેલાં બોલશે, પછી પ્રકાશભાઈ બોલશે. કેમ કે બજેટ ઉપર બજેટને આશરે જે છે બજેટના આધારે આજે ગુજરાતના સામાજિક જીવન એક અને એને ઉપર એને પ્રભાવ પડશે. હું અત્યારે મીનાક્ષીબેન જોશીને એ ગુજરાતના હાલના બજેટ જે પસાર થયા છે, ચર્ચા પેશ થયા છે એની ઉપર ચર્ચા કરવા માટે આહવાન કરું છું. नमस्कार. मुझे जैसे बताया गया कि गुजरात के बजट के बारे में बताना है. मेरा कोई बहुत ख़ास अभ्यास नहीं है, पर जो सामान्य तौर पे पता चलता है, कल ही गुजरात के विधानसभा में, गुजरात स्टेट असेंबली में बजट पेश किया गया. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये 7वीं बार बजट पेश हुआ, ऐसा उनको क्रेडिट मिला है. ऐसा भी बताया गया कि बजट जो है उसका अमाउंट, मतलब उसका जो अमाउंट है वो ऐतिहासिक है. पर ये नहीं बताया गया कि गुजरात के बजट में जो उसका डेब्ट है, उसका देवा है, उसका जो उधार लेने का ये है, वो उससे बहुत बड़ा ऐतिहासिक है. वो बात नहीं बताया गया. मतलब गुजरात के बजट का जो अमाउंट है 2,29,000 करोड़ रुपए का, उसके सामने जो उसका डेब्ट है गुजरात गवर्नमेंट का, मतलब लोगों के पास से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास से जो उधारी लेने का अमाउंट है वो बहुत बड़ा है. वो 2,36,000 करोड़ से ज़्यादा है. तो ये जो बात है वो भी ऐतिहासिक है कि इतना ज़्यादा बजट का टोटल जो अमाउंट है उससे कहीं ज़्यादा पैसे उसको डेब्ट है, अमाउंट देवा देना है, उधार लिया है. तो अगर ये इतना उधार लेने वाली सरकार लोगों के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, वो पहला सवाल हमें होगा. क्योंकि ये देवा जो लिया है, जो उधार लिया है सबसे, उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा. तो वो एक बड़ा सवाल है. दूसरी बात है कि शिक्षा में बजट ज़्यादा दिया गया ऐसा बताते हैं, पर शिक्षा का बजट कम हुआ है. शिक्षा का बजट इसलिए कम हुआ मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% का है. तो इन्फ्लेशन रेट 6% का रहे तो लास्ट ईयर जो बजट पेश किया गया था उससे तो पैसे कम है एक्चुअली ये बजट में. अगर ठीक से जो बजट का स्टैटिस्टिक्स, जो इकोनॉमिक्स का अभ्यासु लोग हैं उनको ये बात पता चलेगा कि इन्फ्लेशन रेट अगर इतना ज़्यादा है 6% का, तो बजट का जो अमाउंट है वो कम हुआ है लास्ट ईयर से. काफ़ी चीज़ों में क्लाइमेट चेंज से लेके काफ़ी डिपार्टमेंट का बजट अमाउंट भी कम किया गया है.
एक्चुअल तो कम ही होगा। तो काफ़ी लोगों को अपेक्षा थी, कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, हमें पता है कि बहुत आम जनता को सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशंस था। यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर आए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, तो पेट्रोल डीजल के भाव की बात भी हुई थी। वो ऐसा भी बोले थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब लोगों को टैक्स के थ्रू पैसे का जो कमाने की जो सब सरकार लालायित होते हैं, तो इसलिए भाव ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसा था कि शायद हमारी राज्य सरकार गुजरात की शायद बोले भी थे, हमारे मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों ने बताया था कि हम कुछ जो है उसका बर्डन आम लोगों पे नहीं आने देंगे, पर ऐसा कुछ भी बजट में नहीं डिक्लेयर किया गया। स्टेट का जो सेस है उसका परसेंटेज कमाने की अपेक्षा थी लोगों की, उसमें कुछ नहीं हुआ। अभी तो आज तो ऐसा अखबार में आया है कि फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मतलब बजट में आ गया कि नहीं ऐसा कुछ भाव कमाएंगे नहीं। महिलाओं के बारे में बोले कि 3,500 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। अभी महिलाओं की अगर हम 50% राज्य में है उनकी बस्ती, उनका प्रमाण, तो ये 3,500 करोड़ टोटल बजट है 2,29,000 करोड़, इसमें 3,500 करोड़ का क्या मायना रहता है, क्योंकि सबको अभी पता है, ये डेटा पूरे देश में रिलीज़ हो चुका है कि गुजरात में महिलाएं और हमारी बच्चियां काफ़ी माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। तो माल न्यूट्रिशन का क्या होगा, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम पूरक पोषक आहार के लिए करेंगे, वो करेंगे, पर कोरोना पेंडेमिक में भी जो मिड डे मील था, गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था कि सब बच्चों के घर पे मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे, वो भी नहीं हुआ। कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे बीपीएल कार्ड के सिवा भी जो एपीएल कार्ड वाले थे उनको भी कुछ रेशन दिया गया था, पर उसको कंटिन्यूटी नहीं डिक्लेयर किया गया बजट में, जो एक्सपेक्टेड था कि अभी कोरोना पेंडेमिक तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, और बीपीएल के सिवा भी लोगों के काफ़ी हालात ख़राब है। मोस्ट ऑफ 80% जो घर है वो आज इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस से पीड़ित है। कल बड़ौदा में जो इंसिडेंट हुआ, जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही आघातजनक है, शॉकिंग है, कल हम ये बात भी हमारे टीवी मीडिया के डिस्कशन में कर रहे थे। 6 लोगों का परिवार एक साथ उन्होंने आत्महत्या किया। ये फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस कितना बड़ा है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ये 80% लोग अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, 50% लोगों का नौकरी चला गया है। महिलाओं के हाल तो बहुत ही बुरे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं, हर रोज के 4 रेप हो रहे हैं गुजरात स्टेट में। महिलाओं पे जितने अत्याचार के केसेस आए हैं वो तो बहुत ही डरावने हैं। उसमें 3,500 करोड़ का जो अलॉटमेंट है बजट में, एलोकेशन है, वो कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है, क्योंकि ना उन्होंने पेट्रोल डीजल में भाव बढ़ाने की, घटाने की बात की, ना कुकिंग गैस में भी कुछ रिलीफ डिक्लेयर किया, ना उज्ज्वला योजना में भी कुछ रिलीफ की बात आई। जो गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला कनेक्शन जो मिला था, अभी आज ऐसे हाल है कि महिलाओं के पास उज्ज्वला कनेक्शन के कारण गैस कनेक्शन है, पर बॉटल वो नहीं खरीद कर सकते, क्योंकि वो 800 से ज़्यादा रुपए का बॉटल आ रहा है आज। तो उज्ज्वला के बहुत ढोल नगारे पीटे गए थे, आपने हर पेट्रोल पंप पे उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे थे, और बहुत ही बढ़िया महिलाओं का हाल बदल रहा है उसका पिक्चर हमने देखा था, पर वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में ही रह गया। आज गुजरात गवर्नमेंट ने उनके बारे में भी कुछ स्पेशल पैकेज नहीं डिक्लेयर किया। वहाँ तक कि विडो एंड सीनियर सिटीजन्स महिलाओं के लिए भी कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं है। शिक्षा के लिए वो सिर्फ बोल रहे हैं एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम प्री प्राइमरी क्लासेस नहीं, आंगनवाड़ी के लिए कर रहे हैं। आंगनवाड़ी के हाल कितना खस्ता है सब लोग जानते हैं गुजरात में। वो आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम कर रही है उनका रेम्यूनरेशन, उनका वेतन का कोई ठिकाना नहीं, उसके लिए भी कोई गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया कि चलो कोरोना पेंडेमिक में उन्होंने बहुत ही काम किया है, उनको कुछ सपोर्ट करने के लिए उनका कोई वेतन ठीक से तय करने के लिए भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है।
बात रहा पानी और उसके लिए जो गुजरात का सबसे बड़ा सवाल है, मुख्यमंत्री के गांव राजकोट से ही उनके शहर में शुरू हो गया है। चुनाव के परिणाम के दूसरे दिन ही राजकोट में वाटर कट डिक्लेयर किया गया था। उसके लिए भी वो लिखे हैं, बजट के जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है कि नर्मदा का जो कैनाल का काम इतना पूरा हुआ, इतना पूरा हुआ, इतना पूरा हुआ है। पर आज ऐसे हाल है कि भरूच में जहाँ नर्मदा बहती है वहाँ आसपास के गांव के लोगों को पीने का पानी का तकलीफ है। तो पीने का पानी का जो गुजरात में बहुत बड़ा सवाल है, वो भी उसका कोई सॉल्यूशन भी ये बजट में नहीं किया गया है। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम क्या करें, कोरोना पेंडेमिक के कारण हमारा इनकम कम हुआ, पर इनकम कम नहीं हुआ है। गुजरात गवर्नमेंट को काफ़ी इनकम मिला है। वहाँ तक कि मास्क नहीं पहनने के वायोलेशन में गुजरात गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा पेनल्टी इकट्ठा किया है। हेलमेट का पेनल्टी अभी फिर से शुरू हो रहा है। ट्रैफिक की पेनल्टी बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ने वसूली है। तो ऐसा तो नहीं है कि गुजरात गवर्नमेंट की इनकम जो बताती है गुजरात गवर्नमेंट इतना कम हुआ है और उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि इसलिए हमने कोई स्पेशल पैकेज और प्रोविज़न नहीं डिक्लेयर किए हैं। पर इन टोटालिटी अगर ये गुजरात बजट के बारे में बताना हो तो ऐसा बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई भी रिलीफ लोगों को, खास करके आम जनता के लिए कोई रिलीफ नहीं डिक्लेयर किया है। ना छोटे एसएमई के लिए, एमएसएमई के लिए, उल्टा काफ़ी जीआईडीसी में काफ़ी मिडल लेवल के इंडस्ट्री जो गुजरात में जो ताकत थी वो काफ़ी बड़े पैमाने में 2 लाख जितने एमएसएमई बंद हुए हैं। तो इतने पैथेटिक कंडीशन है गुजरात की, उसमें गुजरात गवर्नमेंट का बजट जो है वो जरा भी हमें खुश करने वाला नहीं है। आम जनता को बहुत निराश किया है। हाँ, असेंबली में बड़ी बड़ी बात की। सबसे दुखद बात यह है कि गवर्नमेंट बार बार फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे थे हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट, जैसे वो गुजरात की गवर्नमेंट नहीं है, वो कोई पार्टी की गवर्नमेंट है, ऐसे बात कर रहे थे। बहुत अजीब लग रहा था सुनते हुए। पर हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था आम जनता का, स्टूडेंट्स का, टीचिंग कम्युनिटी का और खास करके महिलाओं का, उसमें कोई स्पेशल रिलीफ नहीं दिया गया। बड़े अफसोस के साथ हम ये बात रखना चाहते हैं कि बजट में जो आशा थी, इतने सारे चुनाव में इतना मेजोरिटी वर्डिक्ट मिला है, फिर भी उसका कोई रिफ्लेक्शन ये बजट में नहीं आया। बस इतना शॉर्टली मैं बात करके मेरी बात यहाँ ख़त्म करती हूँ। मैं प्रकाश भाई को विनती करती हूँ कि वो आए और अपनी बात को रखें। साथियों, मैं जब मार्च 2021 में आपके साथ बात कर रहा हूँ, my mind goes back to at least 44 years or so. Back in March 1977, in the first week, these very days, अभी चुनाव का नतीजा तो नहीं निकला था, चुनाव का एक दौर भी चल रहा था। नतीजा निकलने में 2 सप्ताह की दूरी थी, लेकिन प्रजा जीवन में मानो एक बासंती बहार का अनुभव हो रहा था कि हम एक तानाशाही से मुक्त होकर, एक अधिकारवाद से मुक्त होकर एक पुख्ता लोकतंत्र की तरह अग्रसर हो रहे हैं। That was
the spring like spirit of March 77, आज उसके इतने साल के बाद हम आज का जो माहौल है उसमें ऐसे कोई वसंत का अनुभव नहीं कर सकते। वी हैव अ गवर्नमेंट कि जो लोगों को डिसेंट के नाम पर एतराज लेती है, डिसेंट के मुद्दे पर, और वैसे ही पकड़ लेती है। हालांकि अभी अभी अपनी अदालतों में से कहीं से ठीक ठीक संदेश आ रहा है, लेकिन ये कभी हमने सोचा नहीं था कि एक जरा सी डिसेंट हो, इफ यू एक्सप्रेस अ डिफरेंट ओपिनियन, तो ऑटोमेटिकली इप्सो फिक्टो आप ने सेडिशन के चार्ज के लायक बन जाएंगे। और ये चार्ज लगाते हैं और फिर आपके लाते हैं यहाँ, तो दो स्थान पर मैजिस्ट्रेट होते हैं वो इन द फर्स्ट रिस्पेक्ट स्वीकार भी कर लेते हैं। मतलब वो कभी ये नहीं जो देखते हैं कि पुलिस यूं ही क्यों कर रही है। हालांकि इट सिम्स दैट द पुलिस इज एक्टिंग एट द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इन दिस केस बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इमरजेंसी के दौरान कानून के साथ छेड़छाड़ हुई, अधिकारवाद आया, वो चैलेंज हुआ, चुनाव में जीत गए और संविधान में एक संशोधन भी आ गया। लेकिन अब क्या हुआ? आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी आप जानते हैं कि अब एबीपी चैनल के एक संवाददाता मित्र ने भरी सभा में अपना इस्तीफा घोषित किया। उसने कहा कि मैं इतनी बड़ी मेदिनी देख रहा हूँ, कितने लोग हैं, लेकिन मेरी जो न्यूज़ एजेंसी है, मेरी जो चैनल है, उसके आका, जिनके ऊपर के आका कहाँ होते आप जानते हैं, ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है और एक शून्यावकाश है, ऐसे मुझे रिपोर्टिंग करना है। मैं कितने लंबे अरसे तक इस प्रकार से मेरे अंतरात्मा की प्रवंचना, प्रताड़ना सहन कर पाऊंगा? तो ही रिजाइन पब्लिकली। आप देखिए, लोग जैसे आत्मसमर्पण करते हैं या आत्म विलोपन करते हैं, तो ही पब्लिकली रिजाइंड हिज जॉब। अब आप देखिए, ये कोई पहला किस्सा नहीं है। ये हमें और आपको कहा जाता है कि अब कहाँ वो सेंसरशिप का कानून है और सब लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहा है। यस, फाइन, बट लेकिन सब लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बाय एंड लार्ज ये है जो उनके आका, राजकीय आकाओं के, राजकीय शासकीय आकाओं की निश्रा में, निगहबानी में उन्हें बोलने की इजाज़त देते हैं या बुलवाने का चाहते हैं। तो अब विथ सच अ कंप्लायंट channel people, such a compliant agency people, and to some extent, with all due respect to our courts, to an extent, even a sort of compliance in that field also. तो आपको अब इमरजेंसी की जरूरत क्यों है? यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। ये आज की एक वास्तविकता है। चंद्रशेखर की जो जेल डायरी पब्लिश हुई है,
उसमें चंद्रशेखर ने लिखा है कि बैक इन 1971 और सो Indira Gandhi is reported to have told to persons close to him कि हमें दो बात करनी चाहिए। एक तो चुनाव इतनी महंगी कर देनी चाहिए कि कोई सामने टिके ही नहीं, हमारे सामने लड़ने वाला कोई रिसोर्सेज इतने गार्नर कर ही न सके, और इसमें कोई प्रचार के इसमें कोई और स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है। ये इट इज रिटन इन चंद्रशेखर जेल डायरी, और ये मिसेस गांधी ने किसी को कहा कि हमें इतना महंगा कर देना चाहिए, तो ये इट इज ऑन रिकॉर्ड। तो अब आप देखिए कि आज चुनाव जो होने जा रहा है और अभी के दौर में जो चुनाव हुए 2019 का हिसाब देखिए, ये चुनाव में कितने पैसे खर्चे किए गए। 2019 के चुनाव का जो ये डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के स्टडीज़ में जो उस वाले अपने मित्रों हैं उन्होंने जो सर्वेक्षण किया उसमें से क्या निकला, इतना खर्चा कभी नहीं हुआ था, नंबर एक, ठीक है। और इसमें से 90% ये बीजेपी ने किया था। आई मीन कांग्रेस एंड अदर पार्टीज ये सब मिलाकर 10-20% में समेट गई, और 80 से 90% तक सब जो पैसा खर्च किया एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड इंडिकेशंस, ये बीजेपी ने किया। सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट पैसा किसको मिलता है? अब देखिए एक फर्क हुआ, इंदिरा जी के दौर में हम चर्चा करते थे कि फला फला कॉरपोरेट हाउस उनके निकट है या क्या संबंध है। अब किसी कॉरपोरेट हाउस को निकट होने का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल आपको सारा कॉरपोरेट हाउस का जो चंदा है वो 80 से 90% तक ये बीजेपी के पाले में जाएंगे। ये हालात है। तो अब आपको इमरजेंसी घोषित करने की ज़रूरत ही क्या है? ये एक आपातकाल ही है, ऐसा मान के चलिए। अब ये मैं क्यों आज कह रहा हूँ, अभी अभी जो कल परसों जो एक ये नतीजा आया फारूक अब्दुल्ला के केस में, और उसके पहले अभी पिछले सप्ताह दिशा का जो केस निकला और जो बातें आई, तो ये जिस प्रकार की मानसिकता से शासन आज चल रहा है उसमें कोई मुक्तता का आसार नहीं है, उसके कोई आसार नहीं है। हालांकि मुझे बात की शुरुआत वैसे तो गुजरात के चुनावी नतीजों से करना था, लेकिन ये मैंने एक, क्योंकि ये दिशा का और फिर ये फारूक अब्दुल्ला का ये जो जजमेंट आज अभी आया, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा इसका एक आरंभ में ही जिक्र कर दूं। 77 मार्च की मैं बात करता हूं, तो उस वक्त एक विकल्प बना था। अब आज गुजरात के नतीजे का देखें तो इट इज बीजेपी ऑल द वे, एक बात। दूसरी बात कि जो जिन्होंने, दूसरी बात ऑफ कोर्स कांग्रेस इज ऑलमोस्ट लिक्विडेटेड। तीसरी बात कि फिर भी देयर इज अ चैलेंज फॉर बीजेपी, जैसे सूरत में आपके लिए नतीजा आया, या कहीं ये ओवैसी साहब की पार्टी का कुछ लिखा हुआ और कहीं बसपा का हुआ। बट देन आई हैव अ लिटिल डिफरेंट टेक ऑन इट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द आप चैलेंज एज इट इमर्ज्ड इन सूरत।
as a force to reckon with. I appreciate it and I am happy with it. But all said and done, आप दिल्ली में आपके रूल के हिसाब से देखें, दो बातें काफ़ी अच्छी है, वो हर जगह मानी जाती है कि एक हेल्थ और एजुकेशन, इसमें दिल्ली की आप सरकार, उसका एक अच्छा योगदान है। फिर इलेक्ट्रिसिटी और पानी के बिल में भी एक जो राहत है वो भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। फाइन, इट्स ओके। लेकिन आपको आप देखिए कि व्हाट वाज दिस पोजीशन विज़ावी शाहीन बाग। दिल्ली गवर्नमेंट लेड बाय केजरीवाल एंड सिसोदिया, ये शाहीन बाग के लिए इन एनी केस लुक वार्म तो थे। They wanted to keep some sort of distance. They maintained it. Initial stages, the Muslim voters thought के strategically ये ठीक भी है कि आपके इतने बड़े जो सो कॉल्ड मेजोरिटी कम्युनिटी के वोटर्स हो सकते हैं वो एस्ट्रेंज न हो और उसके साथ रहे, बीजेपी के पाले में वो न जाए, बीजेपी हिंदू ये कॉन्स्टिट्यूशन के वोट न बना पाए, इसलिए ये अच्छा है। बाकी एंड दे वोटेड फॉर आप many of the many persons जो with this Shaheen Bagh background, they voted and even worked for AAP even when AAP kept a distance. बट उसके बाद भी आपका रवैया जो है वो एक प्रकार से सो कॉल्ड सॉफ्ट हिंदुइज्म चला के बीजेपी के पाले में सेंध करने का है। यानी ये जो अपील है वो पॉलिटिक्स है, जिस प्रकार से आप इमर्ज हुई तो आपका पॉलिटिक्स ये एक एक्टिव सिटीजनशिप का पॉलिटिक्स होना चाहिए था, और काफ़ी लक्षण उसमें इस प्रकार के मिलते भी है, दिखते भी है। बट ऑल सेड एंड डन, ये करने के बाद एक्टिव सिटीजनशिप की इतनी एक ताकत का निदर्शन करने के बाद भी और इसके उपरांत भी, इन स्पाइट ऑफ इट, ये कम्युनल अपील डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे हमारे साथ चल सकती है, ऐसा उसका एक व्यूहात्मक रवैया लगता है। व्यूहात्मक भी, और केवल व्यूहात्मक क्यों, मूल्यात्मक भी, ये उसकी एक मर्यादा दिखती है। तो गुजरात में आपका उदय और ओवैसी का प्रवेश, ये दोनों की तकलीफ क्या है कि बेसिकली दे हैव देयर ओन पार्शियल अपील्स। आप इस वो एक्टिव सिटीजनशिप के बादशाह है, लेकिन गुजरात में आते आते सूरत में तो वो एक पटेल लहर में सिमट गया। तो एक जमाने में पटेल कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाली चिमन भाई की पार्टी, दूसरे दौर में पटेल कॉन्स्टिट्यूशन से चुनाव की वैतरणी पार करने वाली बीजेपी, और अब आप भी एक जो एलिनेटेड पटेल ग्रुप है उसके जोर पर चुनाव में सूरत में अपनी जगह बना पाई। तो इसको हम कैसे देखेंगे? दो बड़े ऑब्जर्वेशंस। बीजेपी के बारे में तो मैं कुछ और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी ने सिटीजनशिप का डेमोक्रेटिक रवैया नहीं, लेकिन एक कम्युनल अपील का रवैया पहले से लिया। कांग्रेस एज अ पार्टी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल
and later on as a party of early years of nation building, by and large एक सेक्शनल अपील से आगे जाने की उसकी कोशिश रही, लेकिन धीरे धीरे वो भी आज कोई एक्टिव सिटीजनशिप की पार्टी ये नहीं रह पाई है। वो भी एक वंश के कुनबे में और एक प्रकार का वोट बैंक का पॉलिटिक्स, और चला तो ठीक है, नहीं चला तो ठीक है, एक इसमें चल गई। और अब जब हम ऑल्टरनेटिव मर्ज हो रहा है, जिस प्रकार का ऑल्टरनेटिव की हवा बैक इन 77 जनवरी थी एज अगेंस्ट इट, आज ये आप या ओबीसी के उदय को आप बीजेपी के सामने एक ब्रेक के रूप में ठीक है देख सकते हैं आप, बट ऑल सेड एंड डन इनके पास कोई आदम कद नागरिकता का ख्याल नहीं है, पूरे कद की नागरिकता का ख्याल, आदम कद के, युव कद के, जो भी कहिए, लेकिन पूरे कद की नागरिकता का ख्याल नहीं है। ये एक प्रकार से एक सिलेक्टिव उसमें जा रहे हैं। तो गुजरात में अभी विकल्प की राजनीति ये हो सकता है कि 2022 में ये आप और ओवैसी और ये करके कुछ वो बना देंगे, बट दिस इज अ डायरेक्ट सेंसरशिप ऑन कांग्रेस एंड बीजेपी। कांग्रेस पर इसलिए ये कांग्रेस एक व्यापक नागरिकता का ख्याल रखते हुए गुजरात के मुस्लिमों को अपने साथ कैसे रख नहीं पाती है। गुजरात के मुस्लिम नेतृत्व पर भी ये एक तहमत है कि आप एक व्यापक राजनीति के हिस्से बनने के बजाय एक अपनी सीमित राजनीति के हिसाब से क्यों देखते हैं। ये सवाल अब बीजेपी को तो करेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी का भी सारा हिंदुत्व ये पटेल और नॉन पटेल में चलता है। ओबीसी अब देखिए बीजेपी का हिंदुत्व, अपने नरेंद्र मोदी तो एक हिंदुत्व के वो एक माने जाते थे या है पता नहीं, लेकिन गुजरात में उन्होंने क्या किया, मंदिर के साथ मंडल का कॉम्बिनेशन किया। और गुजरात में बीजेपी का जो राइज है, बीजेपी हिंदुत्व, ये बेसिकली पिछले सालों में तो इट इज़ दिस मंडल एलिमेंट्स के जिसको उसने ये किया। तो आप लोगों को मंडल में, नॉन मंडल में एक नए प्रकार की खाप राजनीति में ले जाना चाहते हैं। आप लोगों को क्यों ये करते हैं? आप जब सबको साथ लेना चाहते हैं तो आप उनको एक व्यापक नागरिकता के ख्याल से अगर अपील करें तो इसका मतलब है, मुझे जो लगता है गुजरात में, कि जैसे मैंने 77 के ऑल इंडिया पिक्चर की बात की, तो 1975 में गुजरात में जो एक बिगिनिंग हुई थी, वहाँ से हम काफ़ी दूर निकल गए और काफ़ी लोग भटक गए, बिखर गए, और आज ये हालात है। वो वासंती बायर नहीं है। इतने में दो प्रकार से शोर आ रहे हैं। ये शोर क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट जिस प्रकार के डिस्कोर्स को चलाना चाहती है, जैसे बंगाल के चुनाव में नेताजी का नाम जिस प्रकार से उछाला गया या उसको चुनाव का बनाने की कोशिश की, ममता बहन ने भी अपना वो सुभाष प्रेम घोषित किया, तो बट ऑल सेड एंड डन, अब सबके अपने अपने सुभाष हो गए। तो ये, और बीजेपी को तो जवाब देना है कि आपको सरदार का इतना ये लगता है, तो ये सरदार के पॉलिटिक्स में एक ऐसा भी समय आया कि जिसमें सुभाष का स्थान नहीं हो सकता था, तो हाउ वुड यू इवेल्युएट सरदार? मैं कोई
सरदार या सुभाष की तुलना करना या इसी का पक्ष उसका पक्ष लेना, ऐसी बात नहीं करता हूँ, बट देर आर कॉन्ट्रडिक्शन गैलोर। बट जिस प्रकार से ये सुभाष का नाम उछाला गया और अब स्वतंत्रता के 75 साल लेकर के एक प्रकार से मनाने का एक जश्न की शुरुआत होगी। ये गुजरात में 12 मार्च से सारे देश में फॉर कमिंग 75 वीक्स अपने प्रधानमंत्री स्वराज के 75 साल के जश्न का आरंभ करेंगे अगले 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 हफ्ते से। अब देखिए एक ग्लैरिंग कॉन्ट्रडिक्शन के अभी बड़े जोर शोर से चौरी चौरा मनाया गया। चौरी चौरा को हम जो जानते हैं तवारीख में, वो इसलिए जानते हैं कि जिस प्रकार पुलिस स्टेशन को और पुलिस को जलाया गया, ये कोई सत्याग्रही संघर्ष की शोभा नहीं है, अमानुषी बर्ताव है। इस मुद्दे पर गांधी ने आंदोलन विड्रॉ किया था। ये देर कैन बी क्रिटिसिज्म और टू ओपिनियंस के आंदोलन विड्रॉ करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बट चौरी चौरा इतिहास में बेसिकली इज नोन फॉर दिस। अब चौरी चौरा को ये एक प्रकार के शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया है। यानी कोई भी सिविलाइज पीपल पुलिस स्टेशन में और पुलिस को जलाने के लिए ये अगर करे, और आप इसको जो जिस जमाने में पता नहीं जो भी, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, बट अब इतिहास को आप देखिए। 1922 के बाद गांधी ऑलमोस्ट विड्रू और धीरे धीरे करके उन्होंने फिर शक्ति, रचनात्मक कार्य के जरिए शक्ति बनाई और चुनिंदा लोगों की टीम बना के 1930 में सॉल्ट मार्च की, जिसको बड़ा प्रतिसाद मिला। बट इट वॉज गांधीज आंसर टू हिमसेल्फ, दैट इज हिज, ये अपनी आत्मा को और भारतवर्ष की स्वाधीनता की जो एक समर नीति, उसको गांधी की अंजलि थी कि 1922 का जवाब उन्होंने 1930 में निकाला। एंड व्हाट वाज द ग्रेट थिंग, नमक का मुद्दा कोई एक कम्युनिटी का, कोई एक जेंडर का, कोई एक इकोनॉमिक स्टेटस का प्रश्न नहीं था, ये सारी जनता का प्रश्न था जो नमक का सवाल उन्होंने लिया। आई मीन ये बीजेपी और अडवाणी अपनी और सोकल, अडवाणी तो मैंने एक्चुअली आई ऑलवेज विथ अ लिटिल पैथोस, आई ऑलवेज स्पीक इन टर्म्स ऑफ वंस अपॉन अ टाइम अडवाणी है। तो अडवाणी जी ने ये एक पहली निकाली यात्रा, और ये तो दाढ़ी मार्च से भी बड़ी थी वैसा कहा गया था, बट ऑल सेड एंड डन वो एक देश को विभाजन की कगार पर ले गई। एक प्री पार्टीशन इश्यू जो थे, एक जो प्री पार्टीशन जो माहौल था कम्युनल, वो बना और ये सारी एक स्थिति देश में पैदा हुई जिसका अभी मैं और वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन एज अगेंस्ट दैट आप सॉल्ट मार्च के कैरेक्टर देखिए, आम आदमी की मार्च, और बिल्कुल एक शांतिमय प्रतिकार की एक मिसाल वो खड़ी की गई। अब मैं बीजेपी के जो अभी के जो विमर्शदाता हैं
माननीय मोदी जी और सब, इनकी सेवा में मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप मुझे बताइए कि एज अगेंस्ट चौरी चौरा शाउटिंग दैट यू डिड, चौरी चौरा का जो जश्न आपने मनाया, अब आप दाढ़ी का मनाएंगे तो गांधी के जीवन में और स्वातंत्र संग्राम में एक्चुअली चौरी चौरा की में प्रजा की जो मर्यादा प्रकट हुई, इसनो thereby we are not condoning the police repression of the British government. It should go lock, stock and barrel, no question. But the point is कि प्रजा की ये जो एक कमजोरी पैदा हुई चौरी चौरा में, उसका एक उत्तर और अग्रचरण गांधी ने सॉल्ट मार्च में निकाला। तो अब आप चौरी चौरा में गांधी को एक साइड पर रख के कोई और थीम बनाते हैं, और अब आप 12 मार्च को गांधी को भी हजम कर जाना चाहते हैं, और ये दो आप कैसे, तो so far as ruling party is concerned, अब उसकी फॉर मैनी रीजन्स उसकी एक प्रकार की विजय चल रही है, और क्योंकि आज वो पावर में है, अपने प्रकार की पॉलिटिकल फिलॉसफी उसका वो प्रचार प्रसार कर रही है, और अपने प्रकार का एक गलत इतिहास वो भी एक उसकी भी एक हवा बना रही है पाठ्य पुस्तकों के जरिए, और इवन अदरवाइज ये चल रहा है। अभी जो आपकी सो कॉल्ड नई शिक्षा नीति है, वो भी नागपुर में एक आरएसएस स्पॉन्सर्ड संस्था को सारे देश में उसके प्रचार प्रसार के वेबिनार करने का एक ठेका दिया गया है, और ये भारत सरकार की ऑफिशियल सूचना से, और ये यानी इस प्रकार से जो चल रहा है, तो उसमें उसके बीच काफ़ी ऐसे अवसर आएंगे कि अपने इतिहास को समझने के लिए, इसकी समग्रता में देखने के लिए, और कल्ट ऑफ हिस्ट्री बना के एक दूसरे को तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन इतिहास से सीखते हुए, इसके तवारीख है सातत्य के साथ शोधन से आगे बढ़ते हुए हमें काफ़ी बातें करने होगी। तो आज की जो राजनीति, अभी बंगाल का जो नतीजा आएगा या और राज्यों का जो आएगा, इसमें हमें जो मूल तत्व खोजना है वो ये है, और ये इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जिस प्रकार के चुनाव के दौर में हम जा रहे हैं राज्यों में अभी हाल के, उसमें अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ऐसा सो कॉल्ड नेशनल कंपटीशन नहीं है, ये रीजनल ग्रुप्स है, रीजनल पार्टीज है, दे आर पावरफुल, एंड इसकी कोई मैं आलोचना नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बीच में अपना सो कॉल्ड नेशनलिस्ट बुलडोजर चला के ये जो जा रहे हैं, तो ये सन 22 में 75 साल होने के तरफ जाते बीच में 75 वीक तक के चलाएंगे, सो दैट दे कैन यील्ड रिजल्ट्स इन 2024। ये हमें एक समझ के चलना चाहिए और काफ़ी सोच के चलना चाहिए, और जो छोटे मोटे विकल्प दिखते हैं इनको भी हम बीजेपी के सामने जो चैलेंज के रूप में, इसके लिए हम सॉफ्ट रह सकते हैं, कहीं स्वागत भी कर सकते हैं, बट ऑल सेड एंड डन हम इसको भी ये अपने कुछ निकष ले करके हमें उनकी तलाश और करना और तराशना भी होगा। ये आज का एक चित्र है। मैंने कोई करंट इसकी इतनी आलोचना नहीं की है, बट एक पर्सपेक्टिव रूप में ये हाउ आई लुक एट
द पिक्चर, इसकी बात मैंने करने की कोशिश की। धन्यवाद। मित्रों, प्रकाश भाई बहुत ही बढ़िया ढंग से अभी जो चल रहा है, अभी चलने वाला है, इसको लिंक करते हुए हमारे सामने बात को रखे। वो कम से कम बात करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए काफ़ी बात लगता है कि और भी आना चाहिए। ऐसा कि प्रकाश भाई के साथ बात करने के लिए तो जो चाहिए, जो हम आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं कि पैनल बैठेगा, और पैनल बैठने के लिए एक टेक्निकल एक सगवड़ चाहिए, इसको हम अरेंज करेंगे। और प्रकाश भाई के साथ बात करने में जो मज़ा है वो प्रश्नोत्तरी जो है, क्वेश्चन एंड आंसर एंड एक्सप्लेनेशंस, उसमें काफ़ी इल्यूमाइनिंग बात आती है, जो ऐसे एक तरफा जो ऑनलाइन में ऑडियंस के देखे बगैर बात करने में वो हम 1 साल से प्रयत्न कर ही रहे हैं, लेकिन ना छूट के उसको उपाय नहीं है। हमने ये प्रैक्टिस किया, लेकिन आने वाले दिनों में हम एक पैनल डिस्कशन रखने के लिए कोशिश करेंगे। 2-3 अठवाडिया के बाद, मतलब 2-3 वीक के बाद ये संभव होगा, ये मैं सोच रहा हूँ। मुझे कुछ अपने भी बात करने की इच्छा हो जाता है। प्रकाश भाई जब बोलते हैं तो मन में कुछ इच्छा भी जाग जाता है, और दिन जब से अखबार भी पढ़ते हैं तभी मन में सवालें आते रहते हैं। जबकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आ रही है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को घटाने के लिए कितनी कोशिश हो रही है आपको पता होगा। और ये इंडियन एक्सप्रेस का आज एडिटोरियल भी आज है, आज लेख भी आज है कि उसमें जो फ्रीडम की बात है, इंडिया का तो पोजीशन स्लाइडिंग हो रहा है। 100 नेशंस का उन्होंने जो सैंपल सर्वे किया है, इंडिया का पोजीशन तो वहाँ तो 67 से 71 हो गया है। और हम लास्ट टाइम भी चर्चा किए थे, राजीव शाह जो ने चर्चा किए थे, उन्होंने बताया था इंडिया का पोजीशन और भी गिर चुका है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंडिया का बहुत ही हालत ख़राब है। और जिस तरह से ये जो लोग ट्विटर में, फेसबुक में जो लोग ट्वीटिंग करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो जिस तरह से उनके ऊपर में चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, विपा और सेडिशन चार्जेस, ये बड़ा डरने वाली बात हो गई। लोग डर के मारे शायद आने वाले दिनों में कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये एक प्रकार का डर पैदा हो गया है। प्रकाश भाई जैसे लोग हैं वो बोल्डली, सारा भारत में है, कुछ बोल्डली बोल लेते हैं, वो फोर्थ स्टेट का पूरा सिंबलाइज करते हैं। लेकिन फोर्थ स्टेट क्या ऐसे जो आ रहा है, जो जिस तरह जो आक्रमण कर रहा है, क्या फोर्थ स्टेट उसको सामना कर पाएगा, बच पाएगा? का जो सफ्रनाइजेशन जो हो रहा है, जो फैसिस्टिक अटैक जो हो रहा है, डिसेंट को दबाया जा रहा है, क्या हो पाएगा? ये एक सवाल हमारे सामने रहता है। अभी म्यांमार में जो हो रहा है, बर्मा में जो हो रहा है, 38 to 40% लोग मर गए हैं। मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गया है। इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बैन जो हैं उनको उन्होंने डिपोज कर दिया है, उनको विचार होगा। लेकिन लोगों को जो भी सिविलियन गवर्नमेंट था उसके सामने फरियाद हो सकता है, लेकिन इसके सॉल्यूशन मिलिट्री शासन नहीं है। ये बात सबको मानना पड़ेगा। जैसे सब देश में अगर मान लीजिए कोई पुराना, मान लीजिए जैसे अभी राहुल गांधी ने बताया इंदिरा जी का इमरजेंसी ठीक नहीं था, वो कांग्रेस के नेता ने, काफी लोगों ने बोल दिया। लेकिन ये संदर्भ ऐसा होगा कि जिसने प्रकाश जैन बताया कि आप ऐसा है कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर डालो ना। इमरजेंसी डिक्लेयर ना करते हुए एक प्रकार इमरजेंसी सिचुएशन खड़ा करना, जो दीवालों के भी कान होता है, और दीवालों कान होकर भी बाद में आपके ऊपर भी विपा लग सकता है। ऐसे सिचुएशन क्यों खड़ा कर रहे हो आप? सिर्फ के झूठ को 1000 बार बोलो वो सच हो जाएगा, वो जो प्रकार के प्रथा आप क्यों चालू कर रहे हो? अभी इलेक्शन आ चुका है, बंगाल में 8 चरण में इलेक्शन होगा, और बाकी राज्य में इलेक्शन, आसाम में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा। तमिलनाडु में इलेक्शन में शशिकला जी वो इलेक्शन से संन्यास ले लिए हैं। बड़ा अजीब लगता है। अरे अभी भी तो आप अपने इलेक्शन में जाने की बात कर रही थी, तो क्या हो गया?
तो ये बड़ा वो जो नाटक चल रहा है अभी, और सेकुलरिज्म का भी नाटक चल रहा है, क्या वो आपको कोई प्रकार का जो माइनॉरिटिज्म भी क्या सेकुलरिज्म है, क्या प्रकार का मान दलितिज्म भी क्या सेकुलरिज्म है, या इलेक्शन में इसका ग्रामर के साथ वोटिंग होना क्या सेकुलरिज्म है? ये सबकी मन में सवाल आ रहा है। सेकुलरिज्म की व्याख्या बदल रही है। ये एक प्रकार का सिचुएशन हो गया। देश की स्थिति एकदम अच्छी नहीं है। गुजरात जो मॉडल स्टेट है, आपको दिल दहलाने वाली बात है, कल एक परिवार में एक पूरा परिवार 7 लोगों का परिवार जो है उन्होंने सब मिलकर आत्महत्या किया। उसमें 3 साल की बच्ची भी शामिल थी। और कुछ दिन पहले दलित एक्टिविस्ट को, आरटीआई एक्टिविस्ट को घर में जाकर मार के मार दिया गया। ये 2 दिन के अंदर में 2 घटना है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात आप सोच सकते हैं। होम डिपार्टमेंट ने काफी लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी पैसा एलोकेट किए हुए हैं, तो किस चीज के लिए एलोकेशंस हो रहे हैं, ये सवाल मन में आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातें जो है कि अभी जो लग रहा है कि एक अभी देश में सांस्कृतिक स्थिति भी क्या है। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसने रेप किया है, बोलते तुम रेप करने वाली लड़की को शादी कर लो तो तुम्हारा दंड नहीं होगा। कि आप सुप्रीम कोर्ट का खाप का रूप ले रहा है अभी, ये बड़ा अजीब लग रहा है साहब। जो लोगों ने इसको अपोज किया, कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, उनको ईडी लगा दिया। वो सेलिब्रिटी जो थे तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप, वो लोग अच्छे फिल्म बनाते हैं, तो उन लोगों ने फार्म स्ट्राइक को भी, फार्मर आंदोलन के भी सपोर्ट किया था, उनको बड़े ईडी ठोक दिया और शूटिंग के समय पर उनको पूछताछ करने पुलिस पहुंच गई। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप किसी को ऑनलाइन में आप ऑब्जेक्शन करते हो और बाकी सिग्नेचर में सही करते हो, उनको चुन के पकड़ के ईडी अगर जाएगा, ये क्या तरीका है? अब नॉर्मल कोर्स में ईडी पकड़ो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केरला गवर्नमेंट में इलेक्शन भी हो रहा है तो इंफॉर्मेशन स्क्वाड लगा दिया है। इलेक्शन से पहले भी हो सकता था अगर वो करप्ट है, तो ऐसा नहीं कि केरला गवर्नमेंट लोग सारे ऑफिसर मिनिस्टर्स कोई फ्री है, तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन इलेक्शन के दरमियान एक करके हैरान गति करना, बिकॉज यूर इन सेंट्रल पावर, ये किस तरह का फेडरलिज्म है? तो ये सवाल लोग के मन में आ रहे हैं। तो ये भी और मिनिस्टर जो हमारे हैं, वो भी सेक्सुअल असल्ट में इतने फंसे हुए हैं कि उनको रिजाइन करने तक जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये इसका स्क्रीनिंग, स्क्रूटिनी सारे पॉलिटिकल पार्टी इथिकली मोरली करे, और जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत भी सेक्सुअल असल्ट किया है, वो सारे के सारे लोग एटलीस्ट वुमेन को सम्मान देते हुए फीडल हैंगओवर से निकलने के लिए उनको रिजाइन करना चाहिए, मोरली रिजाइन करना चाहिए। अभी कर्नाटक में घटना, और भी कई घटना हो रहा है, अमेरिका में भी घटना हो, कुमियो करके जो है 3 वुमेन को करने के बाद ही बोलते वो रिजाइन नहीं कर रहे। तो ये अमेरिका में ये प्रथा चला है। अमेरिका में जो पावर में होते हैं वो सेक्सुअल असल्ट करते हैं, ये आप जानते हैं, वो क्लिंटन के टाइम से लेकर और कितने घटना हुई हैं और चलते रहते हैं। तो ये सारे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आते हैं, वीमेन इंटरनेशनल वीमेन डे आ रहा है, लेकिन वीमेन की कोई भी इस तरह से कोई सम्मान, डिग्निटी हमको दिख नहीं रहा है। या बजट पास हो जाता है लेकिन इसमें इनकी अमल करना, कानूनन अमल करना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि जिस कंट्री में, जिस देश में राइटिस्ट पॉलिटिक्स का डोमिनेशन है, वहां फैसिस्टिक कल्चर, फैसिस्टिक विंग जो है वो चालू रहता है। तो ये अमेरिका में डोमेस्टिक वायलेंस की बात चल रही है, आज डोमेस्टिक टेररिज्म की बात चल रही है। कैपिटल हिल के बाद जो हुआ, कैपिटल हिल में जो हुआ वो डोमेस्टिक टेररिज्म है। आप मुस्लिम इस्लामिक टेररिज्म नाम पे हंकिंस ने किताब को लेकर आपने इराक, लीबिया, सीरिया सब कुछ कर डाला अभी, और ऐसा तक कि आपने यहां आपको बॉम्बिंग करना, रॉकेट मारना, ऐसा आदत पड़ गई है कि अपने ही लोगों के ऊपर में इराक में आपने 10 रॉकेट फेंक दिया। आप बोलते मिस्टेक्स हो गए, आपके ऐसे मिस्टेक तो काफी बार हो चुके हैं। इसे मिस्टेक के बारे में आपका फिल्म भी बन चुके हैं और उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। तो आपके कैंप में इराक में तो आपके ऊपर में 10 रॉकेट ठोक दिए। तो ये जो है कि अमेरिका का वार पॉलिसी, भले ट्रंप चला गया लेकिन दी स्पेक्टर ऑफ ट्रंप का जो डर जो है
अमेरिका को सता रहा है और वहां राइटिस्ट पार्टी का एक प्रभुत्व बढ़ रहा है। तो ये ट्रंप भी पावर में आने के, पावर में हो या ना हो, लेकिन राइट रिएक्शन का लीडर के हिसाब से नॉट ओनली अमेरिका बट ऑल्सो ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया का एक प्रकार आइकन बन के जिसको हमारे मोदी जी फॉलो करते रहते थे। तो ये एक प्रकार का इस तरह से आ रहा है। तो ये आज अमेरिका में भले बाइडन आए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बातें किए, परिवर्तन की बात किए, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में, वार पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी में उन्होंने अमेरिका को जो जनरल पॉलिसी जो है इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स लेड फ्रॉम आइजनहावर से लेकर मान लीजिए ट्रंप तक, इसको परिवर्तन करने के लिए कभी भी कोशिश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है अलाउ नहीं करेगा। जैसे कि वेज जो है $15 देने का आवर की बात जो है उसमें कितना आनाकानी है। सारे के सारे लोग वर्किंग क्लास अमेरिका में हम जितने जानते हैं ट्रंप को हराने के लिए पूरा के पूरा दम लगा दिया। सैंडर्स जो हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक, सैंडर्स जो हैं वो सोशल डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, लेकिन उसकी तो खाली एक बात खाली पेपर में, न्यूयॉर्क टाइम्स में ही इसको फोकस होता है, लेकिन सरकार कभी इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा, क्योंकि सरकार जो है इट इज नॉट प्रो वर्किंग क्लास, इट इज ऑलवेज प्रो कैपिटलिस्ट क्लास इन अमेरिका। तो ये सब घटना घट रहे हैं। तो ये बात को और बाद में और थोड़ा बात आपके साथ शेयर करने में चाहूंगा, वो वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन का अभी बड़ा मौसम है, अभी सब लोग लाइन में लग गए। अभी प्रधानमंत्री ले लिए, कोविड ले लिए, मंत्री लोग ले रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज वालों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी दवा लेना है, नहीं दवा लेना है, कोई गाइडेंस ली नहीं है। अभी आपको कितना हजार कितना लाख वैक्सीनेशन हुआ, वो देशी वैक्सीनेशन हुआ, उसकी प्रचार हो रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले एक प्रचार हुआ था कि हर्षवर्धन ने हमारे जो बाबा रामदेव के एक मेडिसिन का जो उनको उन्होंने ये किया, लॉन्च किया, उसका नाम है कोरोनिल, बहुत अच्छा नाम है कोरोनिल। तो कोरोना का कोरोनिल वो आप लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो लोगों ने अहमदाबाद हमने देखा है कि लोगों ने लाइन लगा लिया और दवा भी ले लिए। और हर्षवर्धन तो एक हेल्थ मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर से, और वो कैसे प्रेजेंट रह सकते? अगर सवाल अभी सब लोग कर रहे हैं, मोदी जी ने ले लिया, इंजेक्शन लिया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, पहले भी करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन तो ये एक डबल स्टैंडर्ड क्या है? तो गवर्नमेंट के लेवल में आपको वैक्सीनेशन लेना है और बाद में कोरोनिल क्या होगा, वो कॉमन मैन के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो पैसा खर्चा नहीं कर पाएगा, जो लाइन में लगा खड़ा नहीं होगा, जिसके लिए वैक्सीनेशन नहीं है। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? तो साइंस की बात होता है, स्पिरिचुअलिज्म की बात भी होता है, ट्रेडिशनल की बात भी होता है, किसके साथ किसका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है? तो कोरोना को आप साइंटिफिकली डील करेंगे या ट्रेडिशनल मेडिसिन से डील करेंगे आप? ये सवाल अभी सब लोगों ने खड़ा किया है। तो दोस्तों, तो ये काफी चीज अभी आपका सवाल में आ रहा है। एक बात और है कि ये वैक्सीनेशन को लेकर भी और जो हुआ है कि मास्क पहनना है नहीं पहनना है, ये बड़ा अजीब सी बात है। जब वैक्सीनेशन लेने के बाद आप मास्क पहने कि नहीं पहनेंगे, तो ये कुछ सवाल इसका जवाब ही नहीं है। लेकिन जब हम मंत्री लोग को देखते हैं कि बड़े बड़े मंत्री लोग देखते हैं, वो मास्क पहन के घूमते हैं, लेकिन पुलिस जो होता है हजार रुपया, कितना पॉइंट ठीक कर दिया अहमदाबाद में, हजार रुपया को दंड लेने का है और उनका कफन भरने का है। तो गरीब के पास से पैसा लूटने की तरीका है, हेलमेट है, मास्क है, ये कोशिश की जा रही है। तो मास्क और ये वैक्सीनेशन के बारे में क्या संबंध है, कुछ कोई बोल नहीं रहा है। और भी बात है, क्या हुआ ये, सॉरी, और भी कुछ सवाल हैं और बहुत सारे सवाल अभी हैं, तो मैं और उसके ऊपर में जाना नहीं चाहूंगा कि ये जो लॉकअप और रिलैक्सेशंस, दो बात चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। ये बड़ा जर्मन का अजीब सा कंट्री है, कभी कभी बड़ा सोशल डेमोक्रेटिक बात करते हैं, कभी कभी डिसिप्लिन की बात करते हैं, कभी कभी बहुत क्लेवरली बात करते हैं, जो वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। लेकिन बोले कि ये कितना सारा वीक अभी उन्होंने लॉकडाउन कर देंगे, अभी काफी सारे वीक, 4, 5, 7 वीक लॉकडाउन करेंगे, फिर बोलते हैं लॉकडाउन रिलैक्सेशन। क्या इंडिया जैसे कि लॉकडाउन मैरिज चलेगा, इलेक्शन का मोर्चा चलेगा, इलेक्शन का मीटिंग चलेगा विदाउट मास्क,
और बाकी जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे दंड दिया जाएगा। और अमेरिका में भी ऐसे ही बात हो गया है। न्यूयॉर्क में अभी सोशल गैदरिंग अलाउ कर दिया इंडियन स्टाइल। नाउ पीपल आर फॉलोइंग इंडियन स्टाइल ऑफ कंट्रोलिंग कोरोना वायरस और सोशल गैदरिंग वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस के बारे में द गवर्नमेंट शुड कम आउट विद ए क्लियर पॉलिसी। एटलीस्ट जो वैक्सीनेशन ले रहे, मेरा तो ख्याल है कि उसमें कंपोजिशन क्या है, उस मेडिसिन में क्या कंपोजिशन है। मैं भी अगर ले रहा हूं मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मुझे फर्स्ट डोज लेना है, सेकंड डोज लेना है, आई हैव सम प्रॉब्लम, फिजिकल एलिमेंट, उसमें क्या असर होगा, मुझे गाइडेंस मुझे मिलना चाहिए। नो, आई शुड स्टैंड इन द क्यू एंड टेक ऑल दिस थिंग्स। ये सब जो हो रहा है ये प्रेजेंट सिचुएशन में काफी एक कंफ्यूजिंग, लोग जो सिटीजन जो हैं क्या करे ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारे बात अभी इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में काफी हो रहा है। और अभी जो स्कूल ओपनिंग को लेकर सबसे बड़ी बात है कि सबको पढ़िए, स्कूल खोल दो, सबको पढ़िए। क्यों भाई? आप मास्क में रहोगे, आप आराम से रहोगे, और स्कूल क्यों खोल देने का? बच्चों को क्यों आप डेंजर में डालना चाहते हो? पेरेंट्स आर नॉट विलिंग। तो ये स्कूल ओपनिंग इज अ सिंबल ऑफ नॉर्मलाइजिंग द कोरोना वायरस। ये आप करना चाहते हो। भले बच्चे मरे, तो बड़े घर के बच्चे तो नहीं जाएंगे स्कूल में, जो जाएंगे गरीब घर के बच्चे ही जाएंगे। नहीं जाएंगे तो मास्टर को पकड़ के बोलोगे आप उनको स्कूल में लेके आओ, अटेंडेंस दिलवाओ। तो ये जो तरीका है कि नॉर्मलाइजिंग इन अमेरिका ऑल्सो सो नॉर्मलाइजेशन, स्कूल ओपनिंग की बात अमेरिका में, इंग्लैंड में, इंडिया में हर जगह में चल रही है। तो कोरोना रहेगा, वेरिएंट रहेगा, हम भी रहेंगे और कोरोना के साथ जीना भी है। कोरोना में 8 फेज में बंगाल में इलेक्शन भी होना है, 4 राज्य में इलेक्शन भी होना है। लेकिन गुजरात में अगर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना है, कुछ प्रोसेशन करना है, कोई पेट्रोल का भाव बढ़िया करना है, महिलाओं की वुमेन्स का वुमेन्स डे 8 मार्च को आ रहा है, उनको कुछ करना है, तो उनको पुलिस परमिशन नहीं मिलेगा। इस तरह का एक डेमोक्रेटिक वातावरण नहीं है। कोरोना के नाम पर सारे डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर खत्म कर दिया गया है। और कोरोना को भी एक प्रकार का कोरोना इमरजेंसी आप कह सकते हैं। इट इज ए कोरोना इमरजेंसी इन द कंट्री। उसके नाम पर बिल्कुल हमें अमाप ताकत, बहुत सारे ताकत को लेकर, टोटल सेंट्रलाइजेशन पावर को लेकर चल रहा है। ट्रेन में मुसाफिरी करेंगे, सारे सीनियर सिटीजन का फायदा चला गया है। आपको ट्रेन में जाएंगे 50 रुपया प्लेटफॉर्म का टिकट बन जाएगा। आपको सारे ट्रेन जो मेमू चल रहा है जिसको टिकट 5 रुपया होता है, उस मेमू का टिकट आप रिजर्वेशन करने के लिए 15 रुपया लगता है। तो ये इस तरह का जो क्या बोलेंगे कि ये जो राजा है, किस तरह का राजा है, किस तरह का शासन है, ये तो गरीब को लूटने का ही शासन है। जिनको तो उड़ना है तो उड़ जाते हैं, तो जिनको अगर ट्रेन में जाना है उनके लिए ट्रेन के जाने का रास्ता ही बंद कर दिए हैं। ये सारे तकलीफ लोगों के साथ हैं। तो एमएसडी सारे बात को एड्रेस करता है, बात करता है कि पब्लिक फोरम है, ये सिविल लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात भी करता है, इंटरनेशनल सिचुएशन की बात भी करता है। तो हम इस बातों को रखेंगे, सिलसिला रखेंगे, और हम आने वाले दिनों में बहुत अतिशीघ्र ही प्रकाश भाई को सामने रखते हुए, प्रकाश भाई की अध्यक्षता में हम एक पैनल डिस्कशन रखेंगे, और जिसमें 4-5 लोग भेगा रहेंगे, और उसके साथ साथ हम क्वेश्चन एंड आंसर भी होगा। अगर हो सके तो आपका क्वेश्चन भी हम लेकर भी हम आंसर करने कोशिश करेंगे। मैं इतना ही कहकर मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। आने वाले गुरुवार में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।